जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूं अशोक कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं बहुजन विचारधारा विश्लेषण। आज हम बात करेंगे अशोका विजयदशमी और धम्म चक्र परिवर्तन दिवस की। आज का ये दिन जो है बहुजन समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और आज बहुजन समाज में जो जन्मे महापुरुषों को हम क्यों याद कर रहे हैं और उनमें से भी खासकर सम्राट अशोक को हम क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि आप लोगों का जो बैकग्राउंड है वो क्या है। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तभी हम वर्तमान को अच्छा कर सकते हैं, और जब हम इतिहास और वर्तमान को समझ लेंगे तो हम भविष्य अच्छा कर सकते हैं। ऐसा सभी का मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि इतिहास को जानना बेहद ही ज़रूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर बार बार यही बात कहते हैं कि जो लोग इतिहास को जानना पसंद नहीं करते या जो लोग इतिहास को नहीं जानते हैं वो लोग कभी भी इतिहास बना नहीं पाते हैं। तो हम ले चलते हैं आपको जो है बिहार की धरती पर, पटना में जो पाटलिपुत्र उसका पहले नाम था, उस समय पे जो है सम्राट अशोक के समय पे था। सम्राट अशोक का जो जन्म है आज से लगभग 2320 साल पहले पाटलिपुत्र में हुआ था, जो अब बिहार में है। अब उसको पटना कहा जाता है। 304 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में। और सम्राट अशोक जो हैं वो किसके बेटे थे? बिंदुसार के। और उनके पिता का क्या नाम था? बिंदुसार के पिता का चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये जो वंशावली है मौर्य साम्राज्य में जो तीसरे नंबर पे जो शासक है सम्राट अशोक, जिनका नाम है सम्राट अशोक, एक शक्तिशाली राजा हुए हैं, चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। चक्रवर्ती का मतलब होता है सम्राटों की सम्राट, ऐसे वो महान राजा हुए हैं। क्या हम उनको इसीलिए जानते हैं सिर्फ सम्राट अशोक को कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया? ऐसा एक बड़ा पॉइंट हो सकता है ये भी, लेकिन कुछ आज छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं मेरे सामने जो निकल के आए हैं मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं उनके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। उनके पिताजी बिंदुसार थे, उनकी माता धर्मा थी, और वो पहले दिन से ही जो है सैन्य गतिविधियों में बहुत ही निपुण थे। पहले दिन से उनका इंटरेस्ट बेहद ही लाजवाब था, सैन्य शासन के प्रति, राजसत्ता के प्रति। और उनके इसी इंटरेस्ट ने उनको एक मजबूत शासक बना दिया। उनसे बड़े उनके भाई थे सुसेम, वो राजा नहीं बन पाए क्योंकि उनमें ऐसी योग्यता, ऐसी काबिलियत थी नहीं। और उसके बाद सम्राट अशोक ने जो है अपना एक तरीके से अपने व्यक्तित्व को जो है डेवलप करना शुरू किया। उसके बाद लगातार उन्होंने जो है राजकाज में हिस्सेदारी करनी शुरू की। वो पहले दिन से इंटरेस्टेड थे इन सभी कामों में। और उसके बाद जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो सम्राट अशोक उस समय पे जो है एक राजकुमार थे, और वहाँ के जो इंचार्ज जिनको लगाया गया था, वहाँ के एक तरीके से कह लीजिए सेनापति नहीं कहूँगा, वहाँ के एक सामंत कह सकते हैं आप। उनके जो सम्राट अशोक के जो पिताजी थे उस समय पे महाराज बिंदुसार के, वहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव थे। और तक्षशिला का जो विद्रोह है वो उनसे दबा नहीं कहूँगा मैं, उनसे एक तरीके से हल नहीं हुआ था। वहाँ की जो जनता परेशान थी, तो वहाँ सम्राट अशोक को भेजा गया, और सम्राट अशोक ने जो है उस समय पे उस विद्रोह को जो है दबा भी दिया। और उसके साथ साथ उनकी जो समस्याएं थी उन समस्याओं के ऊपर भी उन्होंने अमल किया, और राजकाज में जो भ्रष्ट जो आचरण के जो लोग थे उन सभी को उन्होंने निकाला वहाँ से। अब सम्राट अशोक को सबसे बड़ी जो उनकी अचीवमेंट है, जब वो राजा बनते हैं तो वो लगभग जो है जब वो राजा बनते हैं तो उनका इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था। उनके राजा बनने के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य का जो विस्तार है, वो मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार है, आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय से आज तक का भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है। अगर मैं कहूँ
कि भारत कभी सोने की चिड़िया रहा होगा इतिहास में, तो जरूर सम्राट अशोक के समय पर रहा होगा। अन्य किसी साम्राज्य में हमें ऐसा वैभवशाली काम नजर नहीं आता है। इसके साथ साथ सम्राट अशोक को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, सम्राटों के सम्राट थे। और उनका जो प्रशासन चलाने का तरीका बेहद ही अच्छा था। और उनको बदनाम करने की कई बार जो ब्राह्मणवादी लेखक करते हैं कि उन्होंने कत्लेआम कर दिया है, बहुत ज़्यादा भ्रष्ट आदमी थे, हिंसक आदमी थे, तो उस समय के जो राजे रजवाड़े हुआ करते थे उन सभी में से अशोक जो हैं उनका व्यक्तित्व जो है वो एक महान व्यक्तित्व हमें नज़र आता है। और उस समय पे सम्राट अशोक ने अपने समय पे लगभग पूरे अपने साम्राज्य में 23 विश्वविद्यालय बनवाए थे। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटियाँ बनवाई थी। आज से लगभग आप ये मान लो कि 2320 साल पहले ये काम हो चुके हैं। और 23 विश्वविद्यालयों में से प्रमुख जो विश्वविद्यालय है तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि जो प्रमुख विश्वविद्यालयों के मैंने आपको नाम गिनवाए हैं। उसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ और भी थी जिनमें हजारों की तादाद में जो बच्चे हैं वो विदेश से पढ़ने के लिए भारत आते थे। तो आप समझ सकते हैं कि जब 23 विश्वविद्यालय उस समय पे थे भारत में, और भारत में जो है शिक्षा का जो तंत्र है वो बेहद ही मजबूत था, और उस समय पे जो है छुआछूत और उस समय पे जो छुआछूत नाम की जो हमें घटनाओं का जिक्र मिलता नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं उस समय पे जो गुलाम, तो हमें शायद जिक्र मिलता है थोड़ा बहुत गुलामों का जिक्र, ये तो हर साम्राज्य में मिलता है। तो अभी जो सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक को जो जिस घटना से सबसे ज़्यादा याद किया जाता है वो याद किया जाता है कलिंग का युद्ध। आखिर कलिंग में क्या हुआ था, मैं इसके ऊपर एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा बाद में। कलिंग में जो घटना घटी, जो एक तरीके से कह लीजिए आप नरसंहार हुआ, उससे सम्राट अशोक बहुत ही दुखी हो गए। और उन्होंने जो है बाद में अशोका विजयदशमी यानी कलिंग युद्ध के 10वें दिन 10 दिन के बाद 10 दिन जब पूरे हुए तो उन्होंने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो उन्होंने जो है उस समय पे कहा कि भाई अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, काफ़ी कम यूज़ करूंगा उनका, ज़रूरत पड़ने पर ही यूज़ करूंगा, लेकिन मैं अब जो है तथागत बुद्ध के धम्म की शरण में आ गया हूँ। और जो बुद्ध के धम्म का जो मार्ग है वो अहिंसा का मार्ग है, भाईचारे का मार्ग है, शांति का मार्ग है, समानता का मार्ग है और न्याय का मार्ग है, बंधुता का मार्ग है, करुणा, मैत्री, ये तमाम जो मूल्य हमें जो है बुद्ध के धम्म में मिलते हैं। सम्राट अशोक ने इनको अपनाया। उसके बाद जनता को कहा कि आप सब भी इनको अपनाइए और अपने जीवन को जो है खुशहाल कीजिए। तो आज ही के दिन जो है आज जिसको दशहरा देश में मनाया जा रहा है, आज ही का जो गौरवशाली जो भारत का इतिहास रहा है, भारत में प्राचीन भारत में जो आज से मतलब सम्राट अशोक के समय पे आप देख सकते हैं कि उस समय पे भारत में जो है पूरा जो देश है वो बौद्धमय देश था। आज पूरा जो देश है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उस समय पे बौद्धमय देश था। आज काफ़ी धर्म जो है आ गए हैं, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ और भी नए पैदा हो रहे हैं। तो उसके साथ साथ उन्होंने जो इसको जो आज का जो दिन है इसको धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में उन्होंने स्थापित किया। धम्म चक्र परिवर्तन उन्होंने कहा है। और जब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, जरूरत पड़ने पर ही यूज करूंगा, उसके बाद उन्होंने बुद्ध धम्म में जाना स्वीकार इसलिए किया था क्योंकि उस समय पे उनके बराबर में जो एक तरीके से ब्राह्मण धर्म जो था, ब्राह्मण धर्म के जो अनुयायी थे, उस समय पे उनमें उनको कोई शांति नज़र नहीं आई, उनमें उनको कोई मैत्री भाव नज़र नहीं आया, उनमें उनको कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आया। और उस समय पे ब्राह्मण धर्म जो है जिसका नाम आज हिंदू धर्म है, उस समय पे उसका नाम ब्राह्मण धर्म था, वैदिक धर्म था। और उस समय पे जो है उन्होंने उसको नहीं चुना। क्या कारण है इसके ऊपर भी आप थोड़ा सोचिए। और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के महाराष्ट्र में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, ये मेरे बस की बात नहीं थी,
लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। ऐसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले प्रतिज्ञा करते जब वो आंदोलन चला रहे थे, और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में 14 अक्टूबर 1956 को अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ जो है वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं नागपुर में। और 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा लेते हैं और 6 दिसंबर 1956 से हमारे बीच में से चले जाते हैं। उसके बाद मान्यवर कांशीराम चाहते थे कि लगभग पूरे भारत से 2 करोड़ लोग बौद्ध बने मेरे साथ, परंतु उनका जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ता गया और वो जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा अपने जीते जी नहीं ले सके। उन्होंने बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की स्थापना करवाई ताकि जो बुद्ध धर्म का जो कारवा बाबा साहब अम्बेडकर ने जो चलाया है हम उसको रुकने ना दें। राजनीति अपनी जगह होती है, सामाजिक संगठनों का अपनी जगह काम होता है, और जो धर्म का जो काम है वो भी जो है बराबर चलना चाहिए। तो मानवर कांशीराम कई बार अपने भाषणों में कहते हैं कि हम इस काम को आगे बढ़ा नहीं पाए हैं, इसके बारे में भी हमें सोचना जरूर चाहिए। जब बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, तो उत्तर प्रदेश में जब सरकारें बनी तो कुशीनगर नाम से ज़िला बनाया गया, महामाया नगर नाम से ज़िला बनाया गया, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर बनाया गया, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बनाई गई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाई गई। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम भी किए गए हैं जिनसे जो गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जो स्थान थे उन सभी को जो है प्रमुखता से ऊपर लेके आया गया, उनका डेवलपमेंट किया गया। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जो सारे के सारे जो स्थल हैं उनको बीएसपी ने खोज निकाला। तो क्या बीएसपी बहुजन समाज का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक दल है? ये आपको देखना है, क्योंकि उसका जो प्राथमिक जो काम रहा है वो बेहद ही लाजवाब रहा है। मैंने उनकी जो 3 सरकारों का जो काम स्टडी किया है मुझे बेहद ही पसंद आया है। जो पार्क स्मारक बना के तथागत गौतम बुद्ध और बहुजन महापुरुषों को जो सम्मान बीएसपी ने दिया है वो बेहद ही लाजवाब है। परंतु लगातार 2007 के बाद से जो एक उठापटक हमें नज़र आ रही है, और 2007 के बाद से जो बहुजन हिताय से जो बहुजन सुखाय हो गया है, बहुजन हिताय से सर्वजन हिताय हो गया। अब ना बीएसपी जो है बहुजन समाज का वोट साध पा रही है और ना ही वो सर्व समाज का वोट साध पा रही है। इसके ऊपर जो है बीएसपी को ज़रूर सोचना चाहिए। अब पूरा देश इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि कब बहन मायावती जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगी। उन्होंने बुद्धिज़्म के ऊपर काम किया है, ये हमने देखा है, रिसर्च किया है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। विश्वविद्यालय बनाए हैं, तमाम वो उन स्थलों का निर्माण किया है। लेकिन क्या बहन मायावती भी आने वाले समय में हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगी अपने करोड़ों अनुयायियों के साथ? तो आज के लिए इतना ही। हमने जो बहुजन समाज का जो गौरवशाली जो इतिहास है वो आप सबके सामने रखा है, और सम्राट अशोक के बारे में भी आपको बताने की कोशिश की है। और सम्राट अशोक की परंपरा को लगातार किसने आगे बढ़ाया है? बुद्ध फूले साहू अम्बेडकर, कांशीराम की जो विचारधारा है, वर्तमान में बहन मायावती भी हैं। तो ये उसी परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे आंदोलन में कई बार जो है कमियां रह जाती हैं, बहुत सारी जगह कड़ियाँ जो है टूटने लगती हैं, परंतु समाज को सोचना चाहिए कि क्या पूरा का पूरा नकारने से किसी भी व्यक्ति को, उसके काम को, क्या हम इतिहास को जिंदा रख पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि हम जिंदा रख पाएंगे, क्योंकि जब सम्राट अशोक के बाद जो 9 शासकों के बाद जब 10वां शासक आया 185 ईस्वी पूर्व में, 185 ईस्वी में, तो जो वृद्ध दर्द था वो कमज़ोर निकला। तो क्या आज हम वृद्ध दर्द का नाम लेना बंद कर दें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे विश्लेषण को सकारात्मक लें। बहुजन समाज से जुड़े हुए तमाम जो मुद्दे हैं वो बहुजन विचारधारा विश्लेषण उठाता रहेगा। और बहुजन समाज बनाने का जो काम है, जो रिपब्लिकन सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने हरियाणा में शुरू कर दिया है, तो आप सभी भी जो है उसका हिस्सा बन सकते हैं। रिपब्लिकन सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेरे द्वारा संचालित एक सामाजिक संगठन है जो बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों के ऊपर जो है काम करेगा। हरियाणा में पिछले 38 सालों से हम जो है कोई अच्छा खासा प्रदर्शन कर नहीं पाए हैं। मैं 38 साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीएसपी की स्थापना हुए 1984 के बाद 38 साल हो गए हैं। एक एमपी और एक एमएलए से ऊपर कभी हरियाणा गया नहीं है, और उसके साथ साथ यहाँ 16% वोट के बाद जो है दोबारा कभी वोट आया नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारी कमियाँ रही हैं। फिलहाल हम आज के लिए इतना ही।
रिपब्लिकन सोशल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही जल्द ज़मीनी स्तर पर काम करेगा जाके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। देखते रहिए बहुजन विचारधारा विश्लेषण। हमारा अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।